साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 का जो पेपर चल रहा था उसके अंदर हमने पार्ट 1 कर लिया था। तो जिन्होंने भी ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो वो इससे पहले वाले जो एबेसेद हैं, खालिस्तान वाले जो प्रश्न हैं उनको पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं इसका पार्ट 2। अब देखें, यहाँ पर 2 तक के प्रश्न हो गए थे। तीसरा प्रश्न देखो, निम्न समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसकी देखो प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए आपको सीधा लिखना है। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है ये, तो यहाँ आप ज़्यादा नहीं लिखें। इसके अंदर पहले में पहले का भाग दें 2/3, दूसरे में दूसरे का दें 4/6, तीसरे में तीसरे का देंगे आप 7/10। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, ये इधर है बराबर का 7, ये इधर आकर के माइनस का 7 होता है, तो इसलिए दोनों तरफ क्या लगाएं आप, माइनस। ठीक है भाई, 10 भी इधर आ जाएगा माइनस। अब इन तीनों को आपको बराबर देखना है। ये देखो 4/6, ये 2 से कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 2/3 बराबर 2/3 बराबर माइनस के 7/10। वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको नहीं लिखें आप। अब ये 2 बराबर हैं लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, और ऐसी स्थिति होती है उनमें संगतों, इसमें हलों की जो प्रकृति होती है वो होती है असंगत। असंगत, ठीक है। अब देखें इसके बाद इसका अगला प्रश्न, और भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। ये लिखे तो लिखे, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है ये लिखना 1 नंबर में। अब देखिए अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण में मूलों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है, मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग। जो मूलों का योग है उसका जो सूत्र होता है माइनस x का गुणांक, ठीक है, बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर देखो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x का गुणांक देखो, x का यहाँ पर गुणांक आ रहा है 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 2। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखें इसका अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 18 16 14 के कितने पद लिए जाएं कि योग 0 हो। योग का सूत्र लगाना है आपको SN वाला। तो SN का जो सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 और d, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पद हैं, तो हम मान लेंगे n पद हैं। ठीक है, का योग Sn का मान आपको 0 रखना है यहाँ पर, बराबर n/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान, देखो a का मान यहाँ से a का मान आ जाएगा 18। ठीक है, a का मान आ जाएगा 18 और d का मान आ जाएगा आपको 16 में से 18 घटाएंगे तो बेटा आएगा माइनस के 2। तो a का मान आ गया 18 प्लस n माइनस के 1 और d का मान आ गया माइनस के 2, कोष्टक बंद। ये 2 इधर चला जाएगा, n नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 0 इधर, और ये आ जाएगा 18 दूनी 36, माइनस को करेंगे तो माइनस के 2n और माइनस को 1 से करेंगे तो प्लस के 2। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 36 और 2 कितने हो गए 38, माइनस के 2n बराबर 0, 2n इधर ले आओ, 2n इधर आ गया, बराबर आ जाएगा 38 और n में भाग दे लो, n बराबर 38 गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में, 38 का 2 का भाग देंगे तो 19, तो n का मान आ गया आपके पास में 19। ठीक है,
तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखें इसके बाद अगला प्रश्न। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, बोधायन प्रमेय का कथन लिखिए। तो बोधायन प्रमेय का कथन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो, बोधायन प्रमेय का जो कथन है वो है किसी आयत के विकर्ण से, किसी आयत के विकर्ण से बने वरक का क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन्न भुजाओं पर वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, पूरे को आप नोट कर लें अच्छे से। अब जो इसका अगला प्रश्न है वो देखिए आप, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। इसका आंसर देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो थीटा का मान क्या होगा, इसको एक तो थीटा ध्यान रखें, आप सीधा भी आंसर लिख सकते हो इसका 45 डिग्री, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख करके इसको इस तरह से लिखेंगे आप, साइन थीटा बराबर साइन, और इसको लिखेंगे बेटा आप 90 माइनस थीटा। फिर इन दोनों को बराबर कर देंगे आप, थीटा बराबर 90 माइनस के थीटा। ठीक है, ये थीटा इधर आ जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, बट बराबर 90, और थीटा का आप भाग देंगे तो 90/2, ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद नहीं रहे तो सीधा 45 डिग्री का मान जरूर याद रखें। ठीक है, अब देखें इसके बाद इसका अगला प्रश्न। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ मैं क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी ये। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात tan a को sec a में पदों में व्यक्त करना है। अगला जो प्रश्न है कि tan a को sec a के पदों में, तो tan का आपको सूत्र याद होना चाहिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह a लिखेंगे आप, बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर a। ठीक है, a किधर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर a -1, a लिखे यहाँ पर, थीटा याद रहता है। अब tan स्क्वायर से स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो बराबर, और इस पे क्या लग जाएगा रूट, sec स्क्वायर a -1, और ध्यान रखें यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह दोनों लगाएंगे आप। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। अब इसके बाद देखें इसका अगला प्रश्न। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो ज़रूर बताएं। वीडियो काफ़ी बड़ी है ये, तो इसलिए आप धैर्य रखें थोड़ा सा और बारीकी से एक एक प्रश्नों को समझें। ठीक है, अब देखो, सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई की 3 गुनी है। देखो, ये हाइट है, एक व्यक्ति की परछाई आपको पता ही ये होगी इधर वाली, ये परछाई ऊंचाई से √3 गुनी है। अगर h ऊंचाई है तो इससे कितनी गुनी है, √3 गुनी, √3 और h। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर थीटा, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। तो इसमें देखें आप, थीटा के सामने आपको पता है क्या होता है, लंब, और ये होता है आधार। ठीक है, 2 है, थीटा के नीचे सामने तो होता है लंब, और ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है 90 की डिग्री के सामने। अब यहाँ पर देखें, लंब में और आधार में लाल बटे कक्के के इस फॉर्मूले से आपको ये सूत्र लिखना है।
लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया h, आधार है √3 और h, ठीक है। h से h कट जाएगा, ऊपर आया 1, तो टेन थीटा का मान यहाँ पर आया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, टेन थीटा का मान आया 1/√3। अब आपको सारणी के मान याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको जो एक हमारी सारणी की जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको सारणी को बनाने का तरीका, किस तरह से आप सारणी को बना सकते हैं उसका तरीका भी उसके अंदर बता रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से उस सारणी के मान भी याद कर सकते हैं, किस तरह से आप याद करेंगे। तो यहाँ पर थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, 1/रूट होता है 10 में 30 डिग्री का मान, ठीक है। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। अब देखें इसके बाद अगला प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में BC का मान ज्ञात कीजिए। BC ये रहा, इसको x मान लो आप, और ये थीटा, ये देखो थीटा के सामने ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आपको आधार और लंब में जो रिलेशन, जो संबंध दर्शाता है वो होता है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, और लंब दे रखा है बेटा आपको x 3√3 और आधार है आपका BC जो आपने मान लिया x, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर आपको tan 60 का मान वही सारणिक आपको ज़रूर याद रखें, उसको उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसका मान हो गया √3 और ये हो जाएगा 3√3 बटे x। आप सीधा यहाँ से काट सकते हो, √3 से √3 कट गया, x को आप इधर गुणा करेंगे तो x और 3 है बराबर में, तो x का मान आ जाएगा 3। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखें अगला प्रश्न, थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं क्योंकि देखो बोर्ड का है, लास्ट टाइम है, आपको सिर्फ एक रिवीजन चाहिए। चित्र है ये दिया हुआ है TP, T से P ये वाली और TQ ये वाली, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार आपको ये दिया हुआ है POQ 130 डिग्री, आपसे पूछ रहा है PTQ, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप, ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं पहले तो ये लंब होती हैं यहाँ पर, ठीक है, 90-90, तो बचा कितने का फिर ये 180 का। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि PT व PQ क्या है, दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है, ये बात लिख दो इसके अंदर। और फिर ये लिख दो कि दो कोणों का योग 180 हो गया। देखो कोण POQ ये कोण प्लस PTQ इन दोनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। आपको दिया हुआ है POQ दे रखा है 130 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और इसे आप याद करेंगे यहाँ पर, तो एक कोण PTQ का मान याद करेंगे तो 180 माइनस के 130, ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिख दो, ये आपको दिया हुआ है तो यहाँ लिख दें आप दिया हुआ है। देखें अगला प्रश्न, वृत्त की छेदक रेखा PQ और छेदन रेखा PQ के स्पर्श रेखा बनने का प्रतिबंध ज्ञात करो, ठीक है। तो इसके लिए देखो कि छेदक रेखा स्पर्श रेखा बन रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा समझाने के लिए है, जैसे एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा तो ये होती है, ठीक है, और एक वृत्त है, इसकी छेदक रेखा ये होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा सिर्फ इसको टच करती है, जबकि छेदक रेखा इसके अंदर से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये छेदक रेखा हो गई। अब इनका प्रतिबंध क्या होगा दोनों का,
इसके लिए ये कह रहा है कि छेदक रेखा स्पर्श रेखा कब कहलाती है, ये छेदक रेखा ये इसमें कब बदलती है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q। इस रेखा का नाम दे देंगे जैसे P और इधर का नाम दे देंगे Q। ठीक है, PQ दे दिया। अब PQ है ये बाहरी हो जाएगा, तो यहीं पर देखो P और Q, P और Q। तो पहले तो है कि P और Q क्या हो, समपाती। नहीं, पहले समपाती लिख लो, चाहे ये लिख सकते हो कि P है, P और Q दोनों क्या हो जाएं, एक ही बिंदु हो जाएं। देखो यहाँ दोनों मिल जाएंगे तो दोनों एक बिंदु हो, दोनों एक बिंदु हो, एक बिंदु हो। पहली बात तो ये होनी चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, इसकी जो दूसरी शर्त है वो ये होनी चाहिए कि ये दोनों समपाती हो। PQ है वो क्या होने चाहिए, समपाती। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए समपाती, ये समपाती। ठीक है, ये दोनों समपाती होने चाहिए। तब ये दो शर्तों के आधार पर जो PQ छेदक रेखा है वो PQ स्पर्श रेखा में बदल जाती है। तो ये 2 लाइन आपको लिखनी है। अब देखें इसका अगला प्रश्न। अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी, अर्धवृत्त पर बने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो अर्धवृत्त है ये अर्धवृत्त है नीचे वाला पूरा, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो यहाँ पर इसके अंदर जो बना हुआ व्यास है, बना हुआ वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, मतलब ये 7 सेमी है तो इसका जो व्यास है ये 7 सेमी होगा। ठीक है, अब 7 सेमी इसका व्यास है, भाई व्यास कितना दे दिया, 7 सेमी। व्यास है वो 7 सेमी है, व्यास 7 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7 की आधी 3.5, 3.5 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr²। पाई का मान रख दो 22/7 गुणा त्रिज्या हो गई 3.5 गुणा 3.5, काट लो, 7 पंजे 35, 0.5 आ गया, गुणा कर दो सबको। 0.5 गुणा 22 करेंगे, 5 दूनी 10, 80 लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 छोड़ करके दशमलव, ये कैंसिल हो गया, गुणा 35। ठीक है, 11 गुणा 35 करो, 5 से कर लो चाहे सीधे 11 से कर लो, 11 5 55, 80 लगी 5, 11 3 33 और 5 38, 1 छोड़ करके दशमलव। ठीक है, ये ध्यान रखो सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका सेमी स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग स्क्वायर, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका अगला प्रश्न। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते का बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। देखो कुल पत्ते कितने हैं आपको प्रायिकता में, एक तो ये ध्यान रखा करो कुल कितने आए। कुल आपकी संभावना है टोटल 52। ठीक है, पूरा लिखना है, कुल ताश के पत्तों की संख्या 52। इस पत्ते की बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। तो पहले बादशाह देखो कितने हैं 4 और हुक्म के पत्ते कितने हैं 13। उन 13 में से आपको एक पत्ता निकालना है तो एक करना है आपको लेस। ठीक है, तो टोटल संख्या हो गई यहाँ पर कितनी 16। अब आपको यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 16/52। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 × 3 = 12, 4/13। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर, अब देखो खेल का मैदान गोल भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन इसके चारों ओर जो पथ है वो कैसा है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कि मैदान के
मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया है, इसको लगते हैं 18 मिनट 18 मिनट, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने पर रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर, एक ही स्थान और एक ही समय पर प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसी स्थिति रहती है तो आपको 12 का और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम लेस है, 2 का भाग देंगे, ठीक है, 6 और ये हो जाएगा कितना 9 वापस 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 का दे लें 1 और 3 का देंगे 1 1, सबको गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 ती 36 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कितना समझ आ रहा है आपको। यदि द्विघात व्यंजक kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग और गुणनफल के बराबर है। देखो यहाँ पर 2 सूत्र हैं, एक शून्यकों का योग दे रखा है और एक गुणनफल। तो जो शून्यकों का योग होता है वो होता है बेटा माइनस के एल्फ़ा, या फिर आपको मैं हिंदी में लिखूँ इसको तो इस तरह से, शून्यकों का योग होता है वो होता है x का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग होता है x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है, और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर, यह माइनस चिन्ह लगाना है, और गुणनफल होता है x का गुणांक, x के गुणांक की जगह यहाँ पर होता है अचर पद बटे नीचे x² का गुणांक, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो x का गुणांक देखो कितना आ रहा है 5, x का गुणांक आ रहा है 5 बटे x² का गुणांक आ रहा है k, चिन्ह है माइनस का, बराबर अचर पद है कितना 3k बटे x² का गुणांक कितना आ रहा है k से k कट गया, ये वाला k काट दो, और k का मान यहाँ से निकालेंगे आप तो ये 5 है बटे 3 आ जाएगा, और चिन्ह कैसे का आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा आपके पास k का मान। ठीक है, अब देखें इसका अगला प्रश्न। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग और अन्य 2 की गुणनफल को जोड़ने पर 46 प्राप्त होता है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक मानो पहले, एक होता है x, एक होती है बेटा x+1 और एक होती है x+2। ये तो हो गई क्रमागत 3 धन पूर्णांक। अब कह रहा है पहले का वर्ग x का कर दो वर्ग, अन्य 2 का गुणनफल, ये 2 दे रखे हैं, इन दोनों का गुणनफल को जोड़ने पर प्लस करें और इन दोनों को गुणा करेंगे आप, x+k1 और x+k2, इनका जो योग है वो दे रखा है, कितना प्राप्त होता है 46। ठीक है, अब इसे आप हल करें और पूर्णांक ज्ञात करें। देखो x² आ गया, प्लस x को x से गुणा करेंगे तो x², प्लस x को 2 से करेंगे 2x, प्लस 1 से करेंगे तो x का x, और 1 से करेंगे 2 एकम 2 बराबर 46। 1 और 1 ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x, प्लस 2 और ये माइनस के 46 इधर ले आओ, ये आ जाएंगे 2x² प्लस के 3x और माइनस के 44 बराबर 0। अब इसके आपको करने हैं गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करने का जो तरीका है इसका वो इस तरह से है, दोनों का गुणा करेंगे आप और कितना आना चाहिए 3। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 44 गुणा 2 करेंगे,
44 गुणा 2 मतलब 88, गुणा करने पर 88 और जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए 3। ये तरीका है इसका। तो ये बेटा 88 के आप इस तरह से गुणनखंड कर लें। 88 में देखो 8 का भाग जाएगा 11, फिर 11 का जाएगा, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा, तो इसका गुणनखंड आ जाएंगे 2x² प्लस के 11x लिखना है माइनस के 8x माइनस के 44 बराबर 0। अब आपको इसके कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लें तो सिर्फ x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 11 माइनस 8 आ जाएगा, 8 भी नहीं आएगा बेटा, इसके अंदर 4 कॉमन आएगा बस भाई, दोनों में भाग जाएगा तो 4 का, यहाँ बचेगा कितना 2x और इस माइनस से ये वाला प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एक प्लस करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर 0। ये दोनों हो गए कोष्टक समान, तो ये हो जाएंगे 2x प्लस के 11 और यह आ जाएगा x माइनस के 4 बराबर 0। इनको आप इस तरह से लिखेंगे बेटे 2x प्लस के 11 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 11 और x बराबर माइनस के 11/2। इसको लिखेंगे आप x माइनस 4 को, तो x माइनस के 4 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा 4। ये तो मान्य नहीं होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा x का मान 4। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पूरा उतार लें। ठीक है, तरीका ये आपको शुरू में 3 क्रमागत धन पूर्णांक है ये। ठीक है, ये लिखना है आपको 3 क्रमागत धन पूर्णांक है ये। ठीक है, ये आपको लिखना है और इस तरह से इसको हल करेंगे आप। अब देखें इसके बाद इसका अगला जो प्रश्न है वो है, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं आपको ये 4 जो चतुर्भुज का प्रकार होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इस चतुर्भुज के चारों प्रकारों को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1 4 -4 -3 -5। ठीक है, अब देखें इसका एक चतुर्भुज सा है, उसके हम चारों प्रकारों को लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बना करके इस तरह से इन चारों प्रकारों को लिख लेंगे, 1 माइनस के 4 माइनस के 5 और 4 माइनस के 5 और माइनस के 3। ठीक है, और 1 और माइनस के 3। नाम लिख दो इनका A B C और D। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ऐसे इसकी जांच करनी है। तो इसके लिए आप क्या करें, सीधा तरीका, सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे ए बी ज्ञात करने का तरीका वही बीच की दूरी, रूट का निशान लगाएंगे, पहली संख्या में से पहली घटाएंगे आप, 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसा कोई इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x माइनस के x², ये लगा लिख दो ऐसे करके, या फिर पहले 2 लिख दो बाद में 1 लिख दो, दोनों एक जैसे हैं और समान है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 है 4 में से 4 घट जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो रूट 5 और 1 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, प्लस 4 में से 4 गया तो 0 और 36 का कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप ज्ञात करेंगे बी सी ज्ञात करने का तरीका भी यही है, बी से सी करेंगे माइनस के 5 और प्लस के 5, स्क्वायर लगाएं, प्लस 4 और प्लस के 3 हो जाएगा, माइनस है तो यह आ जाएगा आपका, ये तो 0 पहले वाला, तो प्लस 7 है 7 का वर्ग करेंगे कितना 49 और रूट, और 49 रूट का कितना होता है 7। ठीक है,
अब देखें इसके बाद इसका अगला BC, फिर निकालेंगे आप इसका CD। CD ज्ञात करेंगे। देखो CD ज्ञात करने के लिए -5 और 1, -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 3 इसका होल स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा बेटे -5 में से 1 गया तो 4, और सॉरी -5 और -5 है और माइनस का ही 1 होगा यहाँ पर, तो माइनस का है ना, ये तो प्लस का दे रखा है पहले से, तो माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 36, और 36 का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया आपका CD। इसी तरह निकालेंगे आप AD। ठीक है, AD आप याद करेंगे तो रूट लग जाएगा, और यहाँ देखो AD के लिए 1 में से 1 घटा दो और -3 में से -4 घटा दो। 1 में से 1 घटा देंगे प्लस -4 में से -3, ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -3 -4 -49, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये आपने चारों भुजाएं निकाल ली, AB BC और CD और DA। अब निकालेंगे आप इसकी विकर्ण AC। तो AC के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे यहाँ पर। AC है तो अब 1 और 4 और -5 और 3 हो जाएगा, तो 1 + 5 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट लग जाएगा 1 + 5 स्क्वायर प्लस 3 + 4, ये हो जाएगा 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। ठीक है, टोटल जोड़े तो आ गया रूट 45 85। भाई 36 और 49, 9 और 5 14, 9 और 6 15, 4 3 7 और 1 8, 85। अब इसी तरह निकालेंगे आप इसका दूसरा विकर्ण BD। ठीक है, BD विकर्ण देखो, BD विकर्ण देखेंगे आप ये वाला, तो -5 और 1, तो -5 -1 और 4 और 3, तो +3। ठीक है, तो -5 -1 हो जाएगा प्लस -3 और -4। देखो ये हो जाएगा 6 6 36, और 4 3 7, 7 का वर्ग करेंगे 49। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे दोनों को, रूट आ गया 85। अब देखो इसके विकर्ण भी बराबर हैं, और इसके अलावा और देखें AB है वो किसके बराबर है CD के, और BC है वो बराबर है AD के, 7 ही है तो 7 ही है, और विकर्ण बराबर है, आमने सामने की भुजा भी बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं, तो ऐसे वाली आकृति होती है आयत की। ठीक है, तो ये होगा एक आयत। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते थे। अब देखें इसका अगला प्रश्न। सरल प्रश्न था, बस थोड़ा सा बीच की दूरी वाले सूत्र से आपको इसको अलग अलग याद करना है। सरल है प्रश्न, तो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, बाकी सरल है। अब देखें इसका जो अगला प्रश्न है वो देखो। आधार 8 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज के संगत हो। सरल प्रश्न है। आधार 8 सेमी है। आधार का मतलब यहाँ पर आपको एक रेखाखंड खींचना है 8 सेमी का। ठीक है, 8 सेमी का। ऊंचाई 4 सेमी है, तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पर AB इनका नाम दे दें आप, और ऊंचाई 4 सेमी है तो एक आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे आप। एक प्रकार के नोक बिंदु A पर रखें और ऐसे चाप काटें, एक इधर और B से काटें, एक इधर। इसी तरह नीचे की साइड में भी काटें, एक इधर और एक इधर, B से और A से, और इन दोनों को ऐसे आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको मिलाना है। ये एक सीधी रेखा होनी चाहिए ये। ठीक है, और
यहाँ पर इस रेखा को बिंदु ए को ऐसे मिलाना है, या नाप लेना है 4 सेमी की, ये 4 सेमी होना चाहिए, ठीक है, 4 सेमी का चाप, और ऐसे इधर से इसको मिलाना है, ये मिला दो। इसके बाद ये जो नीचे वाली आकृति दे रखी है ये आपको ऐसे नहीं बनानी, यहाँ पर ये सिर्फ समझने के डॉट डॉट के द्वारा दर्शाएं इसको आप, ठीक है। अब देखें इसके बाद यहाँ पर दे रखा है 1 सही 1/3, इसको सादा में बदलेंगे तो 3/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। तो यहाँ पर इसके एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी होती है, और इस रेखा को आपको बड़े वाले 3 भाग करने हैं, 1 2 और ये तीसरा। इस तीसरे भाग यहाँ पर लिखेंगे आप A1 A2 और A3, 3 भाग कर दिए, A1 A2 और A3, ठीक है, इसका नाम A2। अब यहाँ पर ये जो है 3 भाग कर दिए, और इन तीनों भागों में आपको लास्ट वाले भाग को इससे मिलाना है, लास्ट वाले भाग को इससे मिलाएं और एक न्यून कोण बनाएं, इस तरह से एक चाप काटें। जितना चाप यहाँ काट रहा है उतना ही आपको दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे पर भी आपको इसी तरह से ऐसे चाप घुमाना है और ये चाप काटना है, और ऊपर इसको मिलाना है आपको, ठीक है। ऊपर आप यहाँ से इस तरह से आपको इसको मिलाएंगे। और आगे आपसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये रेखा और ये रेखा दोनों समान है, इसलिए ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और यदि इसके समरूप त्रिभुज नहीं पूछता है, समरूप त्रिभुज पूछता है तो आपको ऊपर वाला बनाना है ऐसे करके, और ये जब पूछेंगे, जब आपको ये पूछता हो कि समरूप त्रिभुज की रचना करो, तो समरूप त्रिभुज की इसने दे भी नहीं रखी है सवाल में, तब आपको इसको सीधा लिखेंगे आप, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसकी रचना अगर कहता है तो लिखें आप, रचना कीजिए, तब आपको इसकी हिंदी भी लिखनी है थोड़ी सी। 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन हल्की सी आप लिख दें इसको कि AB एक रेखाखंड खींचा 8 सेमी का। उसके बाद हमने AB को 2 भागों में बांटा प्रकार की सहायता से, इसको डॉट डॉट से करके, और यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा देना। और फिर प्रकार की सहायता से A एक न्यून कोण इधर से बनाया, और ये जो A से जो रेखा खींची थी उनके नाम आप दे देना, यहाँ पर ABC लिख दो। नॉर्मली आपको इसकी लिखनी है, क्योंकि 2 नंबर में आपको इतने ज़्यादा लिखना नहीं है। आगे देखें इसी का अगला प्रश्न, ये भी 2 नंबर का है। 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त और 6 सेमी का एक वृत्त एक संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त होते हैं जिनका दोनों का केंद्र बिंदु एक ही हो। तो पहले आप 6 सेमी का एक वृत्त बना लो, या आप एक 6 सेमी का वृत्त बनाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद में बनाएं आप 4 सेमी का वृत्त बनाएं, ठीक है। फिर आपको बनाना है एक 4 सेमी का वृत्त। दोनों वृत्त बन गए। अब इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो कैसे खींचेंगे इसके लिए देखो, एक रेखा बना लो यहाँ पर, और अब इस रेखा के आपको 2 भाग करने हैं, O और इसका नाम दे दो A, P दे दो। और A के इन दोनों को आधा काटेंगे तो एक प्रकार से इधर काटेंगे चाप, बिंदु A से एक चाप काटेंगे और O से एक चाप काटेंगे इस तरह से, और ऐसे ही आपको नीचे चाप काटना है। और इस तरह से आपको 4 6 तो इसके अंदर की साइड में होते हुए इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, जो इसकी जो रेखा है वो इस तरह से खींचेगी, क्योंकि टोटल है 6 और ये है 4, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा, ये ध्यान रखना आप, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। इसका जो टुकड़ा आधा हिस्सा करेंगे, ये आपका 3-3 का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको एक इस तरह से इसको केंद्र मान करके एक वृत्त बनाना है, इस तरह से।
ये आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक है। और फिर इनके बाद बिंदु ए से एक से स्पर्शरेखा खींचनी है। देखो ये एक बिंदु हो गया और इसके बाद ये एक वृत्त बना देंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट बनेगा यहाँ पर। और बिंदु ए से ऐसे स्पर्शरेखा खींचनी है इसकी इस तरह से। 2 स्पर्शरेखा खींच देंगे, नाम लिख देंगे इनका, एक का 6 सेमी, ठीक है, एक का 4 सेमी, और इन दोनों का नाम लिख दें यहाँ पर, एक के बाद P लिख दें, इधर लिख दें Q, ठीक है। 2 स्पर्शरेखा बन गई और ये आपको लिखनी है यहाँ पर। अब देखें इसके बाद इसका अगला सवाल, एक त्रिभुज है ABC में DBC का कोई बिंदु है। एक त्रिभुज बना लो आप, ABC, D है वो BC पर कोई बिंदु है, यहाँ पर D ऐसे बना दो। ये आपको दिया हुआ है कि AB बराबर BD बटे AC और यहाँ दे रखा है DC। A दे रखा है आपको 70 डिग्री और C दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। BA ये आपको कौन ज्ञात करना है, BAC। और इसमें देखें आप, इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा, AB बटे BD बराबर AC इधर ले जाओ और DC यहाँ पर रहने दो, ठीक है। ये एक अनुपातिक जो नियम है उसके आधार पे बता रहे हैं। बाकी तो आप देखो यहाँ पर A, B और C 3 कोण है यहाँ पर, और तीनों का योग कितना दे रखा है आपको पता है, त्रिभुज के 180। 2 कोणों का योग आपको दे रखा है, B का मान 70 और इसका मान 50। तो कोण A का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 180। कोण A का जो मान है वो आ जाएगा 180 माइनस के 70 प्लस 50 करेंगे तो 120, घटा देंगे, कोण A का मान आ जाएगा आपके पास में कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपको A कोण का 2 हिस्से करने हैं, क्योंकि आपको ज्ञात करना है BAD आधा सा, ठीक है। तो इसके आधा हिस्सा कितना हो जाएगा, BAD, तो इसका आधा हिस्सा हो जाएगा 60/2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कितना समझ आ रहा है, और रचना वाला सवाल थोड़ा सा आप बनाएंगे तो आपको समझ जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसके बाद इसका अगला सवाल है, वो है एक छिन्नक है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखें यहाँ पर किस तरह से ज्ञात करते हैं। और भी सवाल है शायद इससे 11वें के बाद 12, ये नीचे का सवाल है, छिन्नक नहीं है, उससे पहले लघु वृत्तखंड त्रिज्यखंड का है, ठीक है। देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। 10 सेमी त्रिज्या एक वृत्त बनाए, इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेमी है, 10 कह रहा है ना, कोई वृत्त जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। जो ये इसका ये जो केंद्र है उस पर अंतरित समकोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। तो ये जो त्रिज्याओं से बना होता है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये एक नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, यहाँ तक ले लो, और ऊपर वाला है वो है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो है पाई
आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई गुणा, पाई का मान रखें आप, ये दे रखा है 3.14, तो निर्देश में जो दे रखा होता है वही आपको लिखना होता है। पाई का मान 3.14 गुणा आर है आपको 10 गुणा थीटा का मान है 90 डिग्री बटे 360। 0 से 0 काट दें, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 से काट लो 2, 2 पंजे 10, 2 से काटें वापस 2 पंजे 10, 3.14 गुणा 25, 14 गुणा 25, करें आप 5 से गुणा, 5 चौको 20, 80 लगी 2, 5 और 2 7, 5 3 15, 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, जोड़ो 0 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 6 और 1 7, 2 छोड़ करके 10 78.50 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो सेमी स्क्वायर में लिखें आप। अब कह रहे हैं आपसे संगत लघुवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघुवृत्त का क्षेत्रफल होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ देखें ये दे रखा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, इस प्रश्न को थोड़ा मिटा करके। यहाँ पर जो है जगह, उसके आधार पर क्या यहाँ पर आती नहीं है बेटा, जगह कम होती है, लेकिन आपकी कॉपी में स्पष्ट आराम से आएगा। तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है संगत का, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, संगत संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 78.50 आया था 50, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो ये एक त्रिभुज है, इसका आधार देखें आप थोड़ा सा उल्टे करके, तो आधार 10 है और ऊंचाई भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप 10 गुणा 10, काटें आप 2 से, 2 पंजे 10, तो 78.50 माइनस 10 पंजे 50, घटाएंगे आप 78.50 में से, 78 में से 50 घटाएंगे तो सीधा आ गया 28.50, ठीक है। क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर लगा दो। इस तरह से हमने इसके जो 12 प्रश्न थे वो कंप्लीट देख लिए, और नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी के जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे भी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इसका जो पहला पार्ट है वो आप पीछे देख सकते हैं।